पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, ये है हमारी हेडिंग। पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब क्या है? तो पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब होता है रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज़ एट रेगुलर इंटरवल्स इन पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टीज़ में रिपीटिशन जब रेगुलर इंटरवल पर देखी जाती है, लेफ़्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो कहलाती है पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक ट्रेंड्स आता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो वो कौन कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें कि ये ट्रेंड हमको देखने को मिलता है? तो वो हैं आपके पास, पहला एटॉमिक रेडियस, दूसरा आयनिक रेडियस, तीसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी, चौथा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पांचवा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हैं सारे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिनमें कि ट्रेंडिंग देखने को मिलेगी लेफ़्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप। तो बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। न्यूक्लियस से के सेंटर से वैलेंस शेल का जितना भी डिस्टेंस बनता है, जो कि ब्लू कलर की लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, वो डिस्टेंस जो होगा वो कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। यानी सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है, जिसको क्या बोलोगे, सर्कल का रेडियस, वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस। इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसलिए इसको मेजर किस में किया जाता है? पिकोमीटर में, एमस्ट्रॉन्ग में और नैनोमीटर में। पिकोमीटर, एमस्ट्रॉन्ग और नैनोमीटर। मेजर करने का तरीका एक्सरे डिफ्रैक्शन या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ये दोनों नाम याद कर लेना, एक्सरे डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। इस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। एटॉमिक रेडियस कितने तरीके का होता है? तो ये जो एटॉमिक रेडियस होता है वो बेसिकली 3 तरीके का होता है, कोवेलेंट, मेटालिक और वैन डर वाल। क्या क्या नाम बताए मैंने? कोवेलेंट, मेटालिक और वैन डर वाल। इनमें सबसे छोटा कोवेलेंट, उससे बड़ा मेटालिक और सबसे बड़ा होता है वैन डर वाल, जो किसमें पाई जाती है? नोबल गैसेस के अंदर। तो इसलिए नोबल गैसेस के एटम साइज में सबसे बड़े होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस की। तो कोवेलेंट रेडियस का मतलब ये है कि तुम्हारे पास 2 क्लोरीन के एटम, यानी है क्लोरीन का मॉलिक्यूल, उनके दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस की हाफ वैल्यू निकाल लो। हाफ वैल्यू जो आएगी वो कहलाएगी कोवेलेंट रेडियस। जैसे कि 198 है, उसका हाफ कितना हुआ? 99। तो वो 99 क्या कहलाएगा? कोवेलेंट रेडियस। दूसरा होता है मेटालिक रेडियस। ये जनरली मेटल्स में पाया जाता है, जैसे कि 2 कॉपर के एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है 256। इस डिस्टेंस का तुम निकाल लो हाफ, तो वैल्यू कितनी आएगी? 128। तो ये 128 क्या कहलाएगी? तुम्हारी मेटालिक रेडियस। सही है। पहले कितनी आ रही थी? 99, और अब कितनी आ रही है? 128। तो कौन बड़ा हुआ? मेटालिक बड़ा हुआ या नहीं हुआ? ठीक। अब आ जाओ वैन डर वाल रेडियस पर। वैन डर वाल रेडियस जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में निकाला जाता है। तो क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, उन दोनों मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम्स के बीच का डिस्टेंस ले लिया, कितना है? 3.72 एंगस्ट्रॉम। इस डिस्टेंस का हाफ निकाल लो। तो इस डिस्टेंस की जो हाफ वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 1.86 एंगस्ट्रॉम। और ये वैल्यू जो आ रही है वो मेटालिक से भी ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा रेडियस कौन सा हुआ? वैन डर वाल। उससे छोटा मेटालिक और सबसे छोटा कोवेलेंट। गॉट इट? तो ये हो गए साहब तीनों रेडियसेस की जानकारी। अब बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर आ जाओ। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? तीनों ही नाम पॉसिबल है। सही नाम क्या हुआ? एटॉमिक रेडियस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास। अगले क्वेश्चन में रेफरेंस डायग्राम दिया हुआ है, वैन डर वाल रेडियस की वैल्यू निकालनी है। एडजेसेंट एटम्स के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करो। तो आंसर क्या हुआ? वैन डर वाल रेडियस का AC। तो सही आंसर क्या हुआ? डी, ऑप्शन डी, AC। ठीक है। लार्जेस्ट रेडियस कौन सी होती है? सबसे बड़ा कौन सा बताया था? वैन डर वाल। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स, लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप के बारे में डिस्कशन होगा अब। तो लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियाई की। सिंपल सी बात समझ लो, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटम का रेडियस डिक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप आने पे एटम का रेडियस इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप आने पे इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज। डिपेंड करती है 2 बातों पर, न्यूक्लियर चार्ज और शेल्स पर। न्यूक्लियर चार्ज और शेल्स पर रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी लेवल्स पर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज पर। यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, रेडियस कम हो जाएगी। एनर्जी लेवल यानी शेल के नंबर बढ़ेंगे, रेडियस की वैल्यू बढ़ जाएगी। पीरियड में बात करें तो लगातार न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन्स के नंबर न्यूक्लियस में बढ़ने शुरू हो जाते हैं जैसे आप मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज।
तो तुम्हारे पास सेकेंड पीरियड आ गया। सेकेंड पीरियड में मेंबर है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लास्ट में नियॉन। चेक करो एक एक करके रेडियस की वैल्यू लगातार डिक्रीज करती जा रही है। लिथियम का एटम साइज में सबसे बड़ा और फ्लोरीन का एटम साइज में सबसे छोटा होना चाहिए नियॉन का, लेकिन एक्सेप्शनली नियॉन का साइज एकदम से बढ़ जाता है। वजह, नियॉन नोबल गैस है, कौन सी रेडियस मिलेगी? वेंडावाल, और वेंडावाल किससे बड़ी होती है? कोवेलेंट से। तो काउंट कहाँ से कहाँ तक होगा कोवेलेंट रेडियस? लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक। सबसे छोटा कौन निकला? फ्लोरीन। सबसे बड़ा कौन निकला? लिथियम। ठीक, अब आ जाओ ग्रुप में। तो मान लो उठा लो, फर्स्ट ही ग्रुप उठा लो तुम। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर तुम्हारे कौन कौन से मेंबर हो गए? तो फर्स्ट ग्रुप में हो गए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सही है। अब इनमें क्या हो रहा है? शेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं। सेकंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड, फिर फोर्थ पीरियड, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। तो लगातार एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा है? जब एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो रेडियस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सिंपल। ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू डाउन द ग्रुप आने पे इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज। कुल मिलाकर के एटॉमिक रेडियस इनवर्स होता है न्यूक्लियर चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल्स के। शेल्स बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस की वैल्यू डिक्रीज करेगी। एक्सेप्शनली लास्ट में बताया था मैंने नोबल गैसेस के अंदर कि नोबल गैसेस के एटम्स जो होते हैं उनका साइज हेलोजन से ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके अंदर कौन सी रेडियस मिलती है? वेंडावाल रेडियस, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। तो क्वेश्चन में आ जाओ, एटॉमिक रेडियस इज, सही आंसर बताओ। इनवर्स किसके होता है? न्यूक्लियर चार्ज के। डायरेक्ट किसके होता है? शेल्स के नंबर के। तो सही आंसर हुआ बी। दो बातें बताई थी ये वाली। अगले क्वेश्चन पे आओ। डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक रेडियस अब सबको पता है, सब बता दोगे क्या? डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज करती है, नहीं करती है? ठीक है। शेल्स के नंबर बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अगले क्वेश्चन पे आओ। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सही है। क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? तो तुम्हारे पास एटम है एक्स, मान लो क्लोरीन। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। कन्फिगरेशन करोगे कितना आएगा? 287। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? ले लेगा। तो 287 जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 288 में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो जब कोई एटम नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर बियर करता है तो वो एटम एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम गैसियस एनाइन में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस के अंदर जितनी भी एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी कहलाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। खास बात, निकलेगी मतलब रिएक्शन कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है जिसको दिखाया जाता है डेल्टा एच जी से, ये हमेशा कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। यानी इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी निकलती है किसके लिए? जब एटम किस में कन्वर्ट हो? एनाइन के अंदर। तो डेफिनेशन आ गई कि एटम जब एनाइन में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन एक बार जब एनाइन बन जाएगा और अगर वो एनाइन दोबारा इलेक्ट्रॉन को लेता है तो एनाइन का नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव एक दूसरे को कर देंगे रिपेल। तो रिपेल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर तो नहीं आएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन आपको अंदर डलवाना है एटम के तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस के अंदर अब की बार आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी क्योंकि रिपल्शन बढ़ गया। तो अब की बार एनर्जी जो आ रही है वो किस में आ रही है? पॉजिटिव के अंदर। यानी यही स्टेप अब जो हो गया वो कैसा हो गया? एंडोथर्मिक। बात आ गई नहीं है समझ में? कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी एनाइंस होते हैं ना, उन एनाइंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो किस में होती है? पॉजिटिव के अंदर। और एटम्स की किस में होती है? नेगेटिव के अंदर। सही है। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर किस में करी जाती है? तो मेजर करी जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, या फिर किलो कैलोरी पर मोल में, या फिर किलो जूल पर मोल के अंदर। ठीक है। ट्रेंड्स पे आ जाओ पीरियड के अंदर। तो पीरियड के अंदर जैसे ही आप जाओगे लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करेगी? इंक्रीज कर रही है। तो हेलोजेंस की हाईएस्ट वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। सही है। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो हेलोजेंस की हाईएस्ट होगी। रीजन, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या कर रहा है? डिक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो साइज डिक्रीज करेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास क्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एनर्जी कितनी निकाली? 349। कन्वर्ट किस में हुआ? Cl नेगेटिव आयन के अंदर। तो जो एनर्जी निकल रही है वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि क्लोरीन किस में कन्वर्ट हुआ?
क्लोरीन के एनायन के अंदर। एटम किस में कन्वर्ट होने जा रहा है? एनायन के अंदर। तो जब भी कोई एटम एनायन में कन्वर्ट होता है जो एनर्जी निकलती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसे ही ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर होता है 8, कन्फिगरेशन हो गया 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1 ले लिया, एनर्जी कितनी रिलीज करी? 142 किलोजूल पर मोल। सही है। अब एक और ले लेगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो आपकी बार एनर्जी निकलेगी नहीं, देनी पड़ गई। कितनी देनी पड़ रही है? 710 किलोजूल। सही है। क्यों देनी पड़ रही है? वो इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि एक बार जब ऑक्सीजन अपने एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा तो एनायन फर्दर इलेक्ट्रॉन को जब लेगा तो लेने के बजाय रिपेल मार देगा। सही है। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए एनायन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है? पॉजिटिव। और एटम की कैसी होती है? नेगेटिव। ये 2 बातें अपने दिमाग में ध्यान से याद रखनी है। बट इट ग्रुप के अंदर आ जाओ तो डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज, क्योंकि लगातार एटम का क्या बढ़ता है? साइज। तो साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज करती है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन पे आ जाओ। क्या एक्सेप्शन है? तो थर्ड पीरियड के मेंबर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड के मेंबर से तो कम होनी चाहिए, यानी क्लोरीन की कम होनी चाहिए फ्लोरीन से, फॉस्फोरस की कम होनी चाहिए नाइट्रोजन से, सल्फर की कम होनी चाहिए ऑक्सीजन से। लेकिन ये यहाँ पर आ गया एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन आ गया? एक्सेप्शनली थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सेकंड पीरियड के मेंबर से ज़्यादा आती है। सही है। क्यों ज़्यादा आती है? तो कहानी समझाते हैं उसकी कि क्या कहानी है। एक बात और समझ लो, जितने भी इनर्ट गैस हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। क्यों? क्योंकि उनका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेंगे? सेकंड पॉइंट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि पी ब्लॉक के अंदर जितने भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सेकंड पीरियड के मेंबर के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू से ज़्यादा होती है। यानी कि थर्ड पीरियड में कौन बैठा है? क्लोरीन। और सेकंड पीरियड में कौन बैठा है? फ्लोरीन। दोनों कौन से ग्रुप के मेंबर हैं? 17, यानी कि 7A के। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेक करो कितनी आ रही है? 348। फ्लोरीन की कितनी आ रही है? 333। जबकि फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की कम होनी चाहिए, क्योंकि एक ही ग्रुप के मेंबर है। और डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज़। लेकिन फिर भी क्लोरीन की ज़्यादा है किससे? फ्लोरीन से। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा एटम जब होगा तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को खुद ही रिपेल मार देंगे, तो फ्लोरीन चाह करके भी बाहर से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। किसकी वजह से? तो 2 स्पेसिफिक रीज़न, स्मॉल साइज़ और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। किसमें? फ्लोरीन में। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एटॉमिक नंबर के साथ। सही है। ये आया ग्राफ के पीक पर कौन बैठेंगे? हाईएस्ट किसकी बताई थी मैंने? हेलोजेंस की। सारे हेलोजेंस बैठ गए। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया। सही है। अब इन पीक्स में सबसे ऊंचा पीक किसका है? क्लोरीन का। जबकि होना किसका चाहिए था? फ्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन में मैंने क्या बताया था? एक्सेप्शन होता है। सही है। तो सबसे ज़्यादा हुआ क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और सबसे कम आयोडीन का। ये हो गया डाउन द ग्रुप ऑर्डर हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अच्छा, जीरो किस किस की होती है? तो ग्राफ जब जीरो लाइन पे जो टच कर रहा है वो किस किस केस में कर रहा है? चेक करो। उनके अंदर कर रहा है जिनके अंदर सिमेट्रिकल कन्फिगरेशन लगी हुई है या जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हीलियम आ गया, नाइट्रोजन आ गया, आर्गन आ गया, ये सब क्या है? सिमेट्रिकल कन्फिगरेशन वाले। ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई? 0। ठीक है भाई। क्वेश्चंस के अंदर आओ तो क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। एटम के लिए नेगेटिव, एनाइंस के लिए पॉजिटिव। सही आंसर क्या हुआ? सी। ठीक है। हेलोजेंस का ऑर्डर बताओ जल्दी से। एक्सेप्शन लगा हुआ है हेलोजेंस में। सबसे पहले कौन आएगा? क्लोरीन, फिर कौन आएगा? फ्लोरीन, फिर कौन आएगा? ब्रोमीन, और सबसे लास्ट में आयोडीन। जीरो ग्रुप की बताओ। जीरो ग्रुप यानी नोबल गैसेस की क्या होती है? शाबाश, आंसर 0। बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? हाईएस्ट किसकी होती है? सबसे लास्ट में कौन है? हेलोजेंस। हेलोजेंस में हाईएस्ट होती है। और उन हेलोजेंस के अंदर भी हाईएस्ट किसकी होती है? तो आंसर है क्लोरीन। तो अभी ऑप्शन के हिसाब से चलो, आंसर क्या हुआ? हेलोजेंस। सही है। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर। एक पढ़ा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस बात का है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, उसकी तो यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलोजूल पर मोल। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। सही है। मतलब क्या है इसका?
मतलब इसका ये है कि मान लो कि तुम्हारे पास दो एटम है ए और बी और उनके बीच में कोई बॉन्ड है, एक बॉन्ड में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, तो ए और बी में से कोई भी एक एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्लाइटली शिफ्ट करता है। ये जो स्लाइटली शिफ्ट करने वाली प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जिस एटम ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है वो एटम कहलाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिस एटम से ये इलेक्ट्रॉन दूर चला गया वो एटम कहलाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो डेफिनेशन क्या बनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है वो टेंडेंसी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गॉट इट? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट जो किया जाता है ना, वो कुछ स्केल्स की मदद से किया जाता है। उनमें से 3 नाम आएगा। तो 3 नाम कौन कौन से? एक तो पॉलिंग, दूसरा मिलिकन, तीसरा एल्फ्रेड स्केल। सही है? तो ये 3 स्केल हैं। अब तीसरा वाला तो स्केल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, पॉलिंग और मिलिकन के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। सही है? तो पॉलिंग और मिलिकन स्केल के अंदर क्या कहानी है जो ये समझो। तो पॉलिंग स्केल के अंदर लीनस पॉलिंग ने दिया था और इन्होंने सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कैलकुलेट करवाई वो हाइड्रोजन के बेसिस पर कैलकुलेट करवाई। और हाइड्रोजन की रेफरेंस वैल्यू कितनी ली गई? 2.1। कितनी ली गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू? 2.1। केवल वैल्यू है, यूनिट नहीं है कोई भी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। सही है? बाकी बचे एलिमेंट्स का इससे कंपेयर करके कैलकुलेट किया। मिलिकन स्केल के अंदर क्या हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये दोनों वैल्यूज़ ले ली। किन के लिए? मोनोवैलेंट एलिमेंट्स के लिए, यानी कि जिन पर कि सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। सही है? अब इन दोनों एनर्जीज का क्या कर दिया? एवरेज निकाल लिया। तो एवरेज निकालने में जो वैल्यू आई वो वैल्यू कहलाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी IP प्लस ई। IP का मतलब क्या? आयनाइजेशन पोटेंशियल। EA का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसका आपको क्या करना है? एवरेज। अब अगर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो डिवाइड किससे किया? 5.6 से। और अगर दोनों किलोजूल पर मोल में है तो डिवाइड किससे करना है? 544 से। और अगर किलो कैलोरी पर मोल के अंदर है तो डिवाइड किससे करना है? 123 से। इससे क्या निकल के आ जाएंगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू। सही है? अब अगर ये वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली 1.7 के अराउंड आ रही है तो बॉन्ड 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट होगा। सही है? और अगर इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.7 से ऊपर या नीचे जा रही है तो फिर बॉन्ड के अंदर परसेंटेज आयनिक करेक्टर और परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर की वैल्यू बदल जाएगी, सेम नहीं होगी। ठीक है? बाकी डिटेल इसकी डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। क्वेश्चंस में आ जाओ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिट्स आर, इनमें से कौन कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट होती है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है। ठीक है? उसके बाद कौन सा स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है? पॉलिंग भी होता है, मिलिकन भी होता है और एल्फ्रेड स्केल भी होता है। तो आंसर हुआ डी, ऑल द अबव। मिलिकन स्केल के अंदर क्या करते हैं? किन एलिमेंट्स पे वैलिड है मिलिकन? तो मोनोवैलेंट पे वैलिड है। तो सही आंसर क्या हुआ? बी, मोनोवैलेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन की रेफरेंस वैल्यू कितनी ली थी पॉलिंग ने? 2.1। अब आ जाओ ट्रेंड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स पर, लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ग्रुप के अंदर, अगर ग्रुप में आते हो तो ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप बोलोगे। तो डाउन द ग्रुप आने पर यानी कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है, क्योंकि नीचे बैठा है मेटल और मेटल जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि लगातार एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। सही है? तो चेक करो, फर्स्ट ग्रुप के अंदर लिथियम और सीजियम में से सबसे कम किसकी है? सीजियम की। और सबसे ज़्यादा किसकी है? लिथियम की। हेलोजेंस में चेक करो तो हेलोजेंस के अंदर फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है और एसिटिन की सबसे कम है। सही है? अब फ्लोरीन की अगर तुम चेक करो लिथियम के कंपैरेटिव तो भी तो ज़्यादा है। तो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होती है ना वो इंक्रीज़ करती है। और डाउन द ग्रुप आने पर क्या करती है? डाउन द ग्रुप आने पर क्या करती है? तो डाउन द ग्रुप आने पर भी, डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज़ करती है। ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं पीरियड के अंदर। तो पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करती है? इंक्रीज। पूरी पीरियड टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पूरी पीरियड टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की अगर बात करोगे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो होता है तुम्हारा फ्लोरीन। सही है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी बताई मैंने? 4.0। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आंसर फ्लोरीन।
अच्छे से याद रखना है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आंसर फ्लोरीन। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर गिनती के 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, पहला फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा नाइट्रोजन। तीनों की वैल्यू लिखी हुई है सामने, चेक करो। फ्लोरीन की 4.0, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3.0। हाईएस्ट किसका? फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। यानी लेफ़्ट टू राइट अगर तुम जाओगे तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी और डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज़ करेगी। गॉट इट? ऐसे ही क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है, सल्फर की फॉस्फोरस से ज़्यादा है। सही है। लास्ट के 3 एलिमेंट जरूर याद कर लेना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और क्लोरीन, सल्फर और फॉस्फोरस। इनको कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। वैल्यूज़ अगर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की हुई पीरियड के अंदर? हैलोजेंस की। और हैलोजेंस के अंदर भी सबसे ज़्यादा किसकी? फ्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी बातों पर डिपेंड करता है? तो बॉन्ड के नेचर पर डिपेंड करता है, बॉन्डेड एटम्स के नेचर पर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज पर, न्यूक्लियर चार्ज पर। ये 3 ऐसे मेजर फैक्टर हैं जिन पर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिपेंड करती है। अब जितने भी इनर्ट गैसेज यानी कि नोबल गैसेज हैं उनकी 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। हमने अब तक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ट्रेंड्स पढ़े लेफ्ट टू राइट, डाउन द ग्रुप, उनको अब मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर समराइज। ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। समरी के अंदर तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या होगा और लेफ्ट टू राइट क्या होगा, यानी पीरियड में क्या होगा और ग्रुप में क्या होगा। तो पहली प्रॉपर्टी आ गई एटॉमिक रेडियस। डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज। और पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट क्या करती है? डिक्रीज। दूसरी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हमेशा क्या करता है? इंक्रीज, और पीरियड में डिक्रीज। तीसरा कैरेक्टर मेटालिक नेचर। डाउन द ग्रुप मेटल्स बढ़ते हैं या नॉन मेटल बढ़ते हैं? मेटल बढ़ते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज। और लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटल का अमाउंट बढ़ता है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, जबकि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। यानी मेटालिक नेचर पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर ऑक्साइड का बेसिक नेचर। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। और डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है तो बेसिक नेचर ऑक्साइड का डाउन द ग्रुप क्या करेगा? इंक्रीज। पीरियड के अंदर डिक्रीज। अगला कैरेक्टर आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल। डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज और लेफ्ट राइट जाने पर इंक्रीज। नेक्स्ट कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पीरियड के अंदर इंक्रीज और ग्रुप के अंदर डिक्रीज, तो ग्रुप के अंदर डिक्रीज और पीरियड के अंदर इंक्रीज। अगला कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इसका भी सेम ट्रेंड है, डिक्रीज एंड इंक्रीज। पीरियड के अंदर इंक्रीज और ग्रुप के अंदर डिक्रीज। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज करता है और पीरियड के अंदर इंक्रीज करता है। आखिरी कैरेक्टर एसिडिक नेचर ऑक्साइड का। बेसिक नेचर अभी कुछ देर पहले बताया था, बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप आने पर इंक्रीज करता है, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा? ग्रुप के अंदर डिक्रीज और पीरियड के अंदर इंक्रीज। सही है। तो ये अब तक के जितने भी ट्रेंड्स आपको बताए गए उनका लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप क्या वेरिएशन है उसके बारे में हमने देखा। क्वेश्चंस जल्दी से बताओ। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट छाटो। आंसर फ्लोरीन। बढ़िया। ऑर्डर लगाना है। क्या बताया था मैंने? ऑर्डर के अंदर क्या बोला था मैंने? फ़ोन लगा लो। फ़ोन, फ़ोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से पहले कौन आ गया? कार्बन। तो कार्बन हुआ सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्लोरीन हुआ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही है। तो सही आंसर बताओ अब देख करके क्या होगा। तो सही आंसर हुआ सी वाला, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4। सही है। पॉलिंग स्केल पर निकाली गई वैल्यू है ये। तो ये खत्म